नमस्कार दर्शक मित्रों। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही पुरानी और एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम के बारे में। दोस्तों, इस स्कीम ने पिछले तकरीबन 21 साल के अंदर 50 गुना से ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इस फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं उसके बारे में वीडियो में सबसे पहले तो समझने की कोशिश करेंगे। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद दोस्तों वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस फंड के करंट पोर्टफोलियो के बारे में। कौन कौन सी कंपनी में कितना कितना अलोकेशन दिया है, कौन कौन से सेक्टर में कितना अलोकेशन दिया है फंड ने, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों वीडियो के अंत में इस फंड के फंड मैनेजर के बारे में भी हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा दोस्तों कि वीडियो को तो पूरा जरूर देखिएगा। और एक बहुत ही बेहतरीन फंड है। करंट मार्केट में किसी को एसआईपी करनी हो या लमसम करना हो तो भी ये एक बेहतरीन फंड है लंबे अवधि के निवेश के लिए। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, दूसरे इन्वेस्टर के साथ। दोस्तों सबसे पहले फंड के बारे में हम बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। 206 का इस फंड का करंट एनएवी है, कॉन्ट्रा फंड है। दोस्तों फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो है दिनेश बालाचंद्रन, जो तकरीबन 17 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो इनके बारे में भी हम वीडियो के अंत में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत ही बेहतरीन इनके पास एजुकेशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। तो इनकी प्रोफाइल के बारे में भी हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। दोस्तों एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अपनी कैटेगरी का एक बहुत ही पुराना फंड है। जुलाई 1999 में यह फंड लॉन्च हुआ था। अगर किसी इन्वेस्टर ने उस समय पे 1 लाख रुपए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में निवेश किए होते तो आज उसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 49,80,000 रुपीज। तकरीबन 19+ के सीएजीआर से इस फंड ने पिछले तकरीबन 22 सालों में ग्रोथ दिखाई। और यहां से भी अगर आपको आने वाले 5, 10, 15, 20 सालों के लिए निवेश करना है तो इस फंड में आप एसआईपी के माध्यम से या इवन लमसम भी आप कर सकते हैं इस फंड में, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं। तो दोस्तों चर्चा करते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में। दोस्तों ये छोटा साइज का फंड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। करंटली अगर आप देखें जो बहुत बड़े बड़े फंड आ चुके हैं मार्केट में, कई जो पुराने परफॉर्मिंग स्कीम है उनका एईएम बहुत ही बड़ा हो चुका है। जब एक सर्टेन लेवल के ऊपर एईएम जाता है तो वहां पे फिर फंड की फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। अगर आप देखेंगे कई सारे ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड हैं जिनके एईएम 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। और वहां पे फिर फंड मैनेजर किसी छोटी कंपनी में अपना बड़ा अलोकेशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि वहां पे उनको लिक्विडिटी नहीं मिलती है। तो इस फंड का करंटली एईएम तकरीबन 3,300 करोड़ का, तो अभी भी बहुत ही मैनेजेबल एयूएम है। और फंड कहीं पे भी निवेश कर सकता है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जहां पे भी उनको इनकी अप्रोच के हिसाब से, इनके स्ट्रेटेजी के हिसाब से कोई बेहतरीन कंपनी मिले तो वहां पे ये फंड अपना निवेश कर सकता है। तो किसी भी सेक्टर पे ये फंड डिपेंडेंट नहीं है, पूरे के पूरे मार्केट में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अपना निवेश कर सकता है। और दोस्तों इवन ये फंड कुछ इंटरनेशनल इक्विटी भी अपने पोर्टफोलियो में रखता है, तो उसके बारे में भी वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो इस फंड के इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों क्योंकि ये एक कॉन्ट्रेरियन फंड है तो ये ऐसी थीम में निवेश करेगा जो करंटली मार्केट से आउट ऑफ फ्लेवर है। जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू कैटेगरी हो। दोस्तों वैल्यू कैटेगरी और कॉन्ट्रा फंड में थोड़ा डिफरेंस है। वैल्यू फंड होते हैं वो अंडर वैल्यू कंपनियों में निवेश करते हैं, जिसके सामने कॉन्ट्रा फंड ऐसी थीम में निवेश करते हैं जो करंटली मार्केट से आउट ऑफ फ्लेवर है। वो ग्रोथ फंड भी हो, ग्रोथ शेयर भी हो सकते हैं। करंटली अगर आप देखें तो मार्केट में कई ऐसी बेहतरीन कंपनियां हैं जैसे कि होटल सेगमेंट की कंपनियां, मल्टीप्लेक्स सेगमेंट की कंपनियां, बैंकिंग सेक्टर भी पिछले तकरीबन 1 साल से आउट ऑफ फ्लेवर है। तो यहां पे फंड अपना निवेश ले सकता है। करंटली ये फंड बैंकिंग सेक्टर में ओवरवेट भी है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ये फंड आउट ऑफ फ्लेवर सेगमेंट में निवेश करेगा। उसके अंदर कई सारे सबसेट में फंड अपना निवेश कर सकता है और कई ऐसी कंपनियों को भी फंड सिलेक्ट कर सकता है जो अपनी इंस्टिक वैल्यू से नीचे चल रही हो। तो ये फंड ऐसी अप्रोच लेके चलेगा जहां पे जो एवरेज लॉन्ग टर्म किसी कंपनी का या किसी सेक्टर का वैल्यूएशन, उससे अगर नीचे का वो वैल्यूएशन चल रहा है तो वहां पे फंड निवेश की अपॉर्चुनिटी लाएगा। और वहां पे मीन रिवर्जन होता है तो उस समय पे एक बड़ी ग्रोथ मिल सकती है। और यही अप्रोच फॉलो करके एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अपना निवेश करेगा। तकरीबन 65% पोर्टफोलियो ऐसी कंपनियों में रखा जाएगा जो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट थीम पे आती हो। और बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट अप्रोच ये फंड फॉलो कर सकता है। जैसे कि अगर आप देखें करंटली टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से बैंकिंग सेक्टर पिछले तकरीबन 1.5 साल से अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया है। तो बैंकिंग सेक्टर में फंड ने अच्छा एलोकेशन लिया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। और ऐसे ही अगर आप देखें बॉटम अप में भी कई सारी ऐसी इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं, वहां पे इस फंड ने अपना निवेश लिया हुआ है।
रियल एस्टेट सेगमेंट में भी फंड ने अपना निवेश किया हुआ है करंटली। तो ये फंड टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर सकता है और कोई भी स्टॉक कंपनी में कोई भी कंपनी में ये फंड निवेश कर सकता है, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। तो एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रहेगा, मल्टी कैप पोर्टफोलियो रहेगा और ये फंड यहाँ से भी लंबी अवधि में आपको बेहतरीन अल्फा बना के दे सकता है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, कॉन्ट्रेन अप्रोच दो प्रकार से ली जा सकती है। एक है सेक्टर लेवल पे, अगर कोई पूरा का पूरा सेक्टर ही आउट ऑफ फ्लेवर चल रहा हो, पिछले तकरीबन 10 साल में बैंकिंग सेक्टर में ऐसी ग्रोथ नहीं आई है जो पहले के 10 साल में आई थी, तो वहां पे बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रेन इन्वेस्टमेंट अप्रोच बनता है। सिमिलर वे पे अगर आप देखें 2010 से 2020 के बीच में रियल एस्टेट सेगमेंट में बड़ी ग्रोथ नहीं आई थी, तो यहां से रियल एस्टेट सेगमेंट भी आने वाले 5-10 साल की बड़ी थीम बन सकती है। सेम वे पे इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स सेगमेंट अगर आप देखें तकरीबन पिछले 10 साल से आउट ऑफ फ्लेवर चल रहा है। डेफिनेटली उस सेगमेंट के अंदर कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ग्रोथ कंपनियां हैं, तो वहां पे फंड अपना निवेश ले सकता है। ये सेक्टर लेवल पे अप्रोच हुई। उसके बाद स्टॉक लेवल पे भी फंड अपना कॉन्ट्रेन अप्रोच ले सकता है। सेक्टर में कई ऐसी कंपनियां आपको मिल जाएगी जो अपने इंस्ट्रिक वैल्यू से भी नीचे के प्राइस पे चल रही है, तो वहां पे फंड अपना निवेश ले सकता है। इसके अलावा ऐसी अंडर वैल्यू निग्लेक्टेड कंपनियां जहां पे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत हो बट शॉर्ट टर्म में कोई इश्यू के कारण वो शेयर नीचे चल रहा हो, तो वहां पे भी फंड अपना निवेश कर सकता है। तो ये एक इनकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, उसके हिसाब से फंड अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो तैयार करेगा। दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये कॉन्ट्रेरियन अप्रोच काम करती है। तो अगर आप देखें कैपिटल गुड्स सेक्टर में 1990 से 2000 के बीच में बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आई थी, बट उसके बाद अगर आप देखें एक बहुत ही बड़ा भारत में इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड का साइकिल स्टार्ट हुआ। तकरीबन 2003 से 2008 के बीच में ये साइकिल चला और उस समय पे कैपिटल गुड सेक्टर ने तकरीबन 36% के CAGR से रिटर्न बना के दिया। और अगर आप देखें उसके बाद फिर से कैपिटल गुड सेक्टर एक साइड वे में चला गया और 2010 से 2020 के बीच में कैपिटल गुड सेक्टर ने कोई भी रिटर्न नहीं बना के दिया, तकरीबन 2% के CAGR से ही ग्रोथ किया है। तो यहां से आने वाले समय के अंदर कैपिटल गुड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर बन सकता है जहां पे एक कॉन्ट्रेन निवेश लिया जा सकता है। सेम वे पे मेटल सेक्टर को भी आप देख सकते हैं। मेटल सेक्टर में डेफिनेटली पिछले एक साल में तो बड़ा रिटर्न आया है, बट अगर आप देखिए लॉन्ग टर्म एवरेज से अभी भी मेटल सेक्टर में पिछले 10 साल में कोई बड़ा रिटर्न नहीं आया। तो यहां से मेटल सेक्टर भी आने वाले 2-3 साल के लिए एक बहुत ही बड़ा अप साइकिल का सेक्टर रह सकता है जहां पे फंड अपना कॉन्ट्रेन निवेश कर सकता है। सेम वे पे अगर आप देखिए बैंकिंग सेक्टर पिछले तकरीबन 1990 से 2010 के बीच में तकरीबन 20% के CAGR से ऊपर से ग्रो किया है, बट पिछले 10 साल के अंदर NPA के इश्यू के कारण बैंकिंग सेक्टर बड़ा ग्रोथ नहीं दिखाया है। तो यहां से आने वाले 10 साल बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छे हो सकते हैं। करंटली कई सारे इशू भी चल रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जैसे कि फिनटेक कंपनियों का इशू चल रहा है, उसके कारण भी पिछले तकरीबन 1.5 साल से बैंकिंग सेक्टर में बड़ी ग्रोथ नहीं आई है। तो यहां से बैंकिंग सेक्टर भी एक कॉन्ट्रेड थीम में निवेश की अपॉर्चुनिटी दिला सकता है। सेम वे पे ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया। ऑटो सेक्टर में भी दोस्तों करंटली बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण इश्यू चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, कौन सी कंपनियां विनर बनेगी, ये सारे इश्यू के कारण पिछले तकरीबन कुछ सालों से ऑटो सेक्टर में कमर्शियल व्हीकल हो या पैसेंजर व्हीकल हो, वहां पे बड़ी ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिली है। तो यहां पे फंड ने ऑटो सेक्टर में भी अपना ओवरवेट एलोकेशन लिया हुआ है। यहां से ऑटो सेक्टर की जो दिग्गज कंपनियां हैं फिर से ग्रोथ दिखा सकती है। हेल्थ केयर सेक्टर ने भी अगर आप देखें पिछले तकरीबन 10 साल में 12% के CAGR से ग्रोथ दिखाई है, जिसके सामने अगर आप देखिए उससे पहले के जो 10 साल के डिकेड थे वहां पे हेल्थ केयर ने तकरीबन 17% के CAGR से ग्रोथ दिखाई है। हेल्थ केयर सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में कई बेहतरीन कंपनियां हैं और यहां से कोविड के कारण भारतीय फार्मा कंपनियां फिर से लाइट में आई है। API की कंपनियां और फॉर्मुलेशन की कंपनियां बेहतरीन कंपनियां हैं इस सेगमेंट में भी, तो वहां पे भी फंड अपना अलोकेशन ले सकता है। IT सेक्टर दोस्तों, IT सेक्टर में डेफिनेटली पिछले एक साल में अच्छा रिटर्न आया है, बट अगर आप देखें लॉन्ग टर्म एवरेज से अभी भी IT सेक्टर में बड़ी ग्रोथ नहीं आई है। 1990 से 2000 के बीच में अगर आप देखें बहुत ही बड़ा ग्रोथ IT सेक्टर ने दिखाया था। उस समय पे इंडियन IT एक इमर्जिंग सेक्टर था। 61% के CAGR से उस डिके में IT सेक्टर ने ग्रोथ दिखाई, तो उसके सामने तो हमने कुछ भी ग्रोथ नहीं देखी है। और दोस्तों अब कहा जा रहा है कि वापस ऐसा ही इंडियन IT सेक्टर के लिए माहौल बन रहा है और यहां से आने वाले 10 साल डिजिटल में इंडियन IT कंपनियां फिर से एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में जा रही है। तो यहां से भी IT सेक्टर एक बेहतरीन लंबी अवधि का निवेश का सेक्टर बन सकता है। लॉन्ग टर्म एवरेज से अभी भी IT सेक्टर का रिटर्न इतना नहीं है पिछले कुछ साल के अंदर। FMCG सेक्टर में करंटली अगर आप देखिए पिछले 10 साल में अच्छी ग्रोथ आई है, तो यहां से FMCG सेक्टर में एक स्टेबल ग्रोथ आ सकती है।
पावर सेक्टर, दोस्तों पावर सेक्टर ने भी पिछले 10 साल में कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई है, तो यहां से आने वाले सालों के अंदर पावर सेक्टर भी एक कॉन्टिनेंट निवेश की अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसे काम करती है, और इसी थीम के बेस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड पिछले तकरीबन 22 सालों से निवेश कर रहा है। बेहतरीन रिटर्न इस फंड ने पहले भी बना के दिया है, और यहां से भी फंड कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट अप्रोच के माध्यम से बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकता है। दोस्तों यहां से सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आने वाले सालों के अंदर मार्केट के लिए कैसी अपॉर्चुनिटी बन सकती है और उसके हिसाब से फंड ने कैसे अपने पोर्टफोलियो को पोजीशन किया है। तो यहां से कैपेक्स बहुत ही बड़ा हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट यहां से तकरीबन 5 सालों में तकरीबन 110 लाख करोड़ का निवेश कर सकती है इंफ्रा सेगमेंट में। तो वहां पे एनर्जी, रोड, अर्बन डेवलपमेंट जैसी सेगमेंट में बड़ी ग्रोथ आ सकती है। जो पिछले 10 साल में ग्रोथ नहीं आई थी वो आने वाले 5 सालों में आ सकती है। तो इंफ्रा कैपिटल गुड सेगमेंट में यहां से 5 साल अच्छे रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से अगर आप देखें ये सेक्टर अभी भी बहुत ही सस्ते वैल्यूज में ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे फंड अपना अलोकेशन ले सकता है। सेम वे पे दोस्तों अगर आप देखें पिछले तकरीबन 2 सालों के अंदर कई सारी कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट को क्लीन किया है और अब कंपनियों के पास बेहतरीन कैश है। ज्यादातर स्टील कंपनियां डेट फ्री हो चुकी है, और यहां पे अगर आप देखिए धीरे धीरे डिमांड भी वापस आ रही है, तो यहां से एक नया इन्वेस्टमेंट साइकिल स्टार्ट हो सकता है अलग अलग कंपनियों के अंदर। तो वहां पे भी कई सारी कंपनियों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में बन सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर ने भी पिछले तकरीबन 10 साल में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई है, बट यहां से रियल सेक्टर के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन रही है। इंटरेस्ट रेट लो चल रहे हैं, और इसके साथ साथ आप देखिए हाउसिंग में डिमांड भी वापस आ रही है, और कई सारी कंपनियां बंद हो चुकी है रेस में। तो बहुत ही कंसोलिडेट सेक्टर ये हो चुका है। बहुत ही बड़े प्लेयर यहां से इस सेगमेंट में निकल सकते हैं आने वाले सालों के अंदर। तो ये भी आने वाले सालों की एक बड़ी थीम हो सकती है। पीएलआई स्कीम, दोस्तों गवर्नमेंट की जो ये पीएलआई स्कीम है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए आने वाले सालों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ला सकती है। तो इसके बेस भी कई सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है मार्केट में जहां पे ये फंड अपना निवेश कर सकता है। तो दोस्तों चर्चा करते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के पोर्टफोलियो के बारे में। दोस्तों सबसे पहली कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी साइकिल बनाने वाली भारत की एक दिग्गज कंपनी है। इसके साथ साथ कंपनी ने रिसेंटली ही कैपिटल गुड सेगमेंट में भी अपना थोड़ा बहुत निवेश किया है, एक कंपनी को अक्वायर भी किया है। तो वहां पे फंड ने करंटली 3.7+ का एलोकेशन दिया है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने बताया बैंकिंग सेक्टर में ये फंड करंटली एक बहुत बड़ा अपना ओवरवेट एलोकेशन रखता है, जिसमें भारत की दिग्गज बैंक है। इसके पोर्टफोलियो में अगर आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक भी है, कोटक महिंद्रा बैंक भी है और एक्सिस बैंक भी है। आईसीआईसीआई में सबसे बड़ा एलोकेशन है 3+ का। और दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखिए कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक है, यहां से अगर कॉर्पोरेट में फिर से इन्वेस्टमेंट साइकिल स्टार्ट होती है तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए बड़ा बेनिफिट हो सकता है। टेक्नोलॉजी में भी फंड ने अपना एलोकेशन दिया है, एचसीएल टेक यहां पे 2.8 का एलोकेशन है दोस्तों। उसके बाद एमटीआर टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है अपने सेगमेंट की। दोस्तों कॉन्ट्रा फंड का मतलब नहीं होता है कि वो वैल्यू फंड है। एमटीआर टेक्नोलॉजी एक ग्रोथ कंपनी है, इसका वैल्यूएशन अगर आप देखें तकरीबन 80-90 के आसपास है, फिर भी फंड ने यहाँ पे एलोकेशन दिया है। तो ये वैल्यू फंड नहीं है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है, जहां पे ऐसी थीम में निवेश किया जाएगा जो फ्यूचर में एक अच्छा खासा अपना पी एक्सपेंशन दिखा सकती है और अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के पास पहुंच सकती है। एमटीआर टेक्नोलॉजी डेफिनेटली एक नई कंपनी है, बट एक बहुत ही बड़े सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। डिफेंस में यहाँ से बड़ा स्पेंडिंग हो सकता है, जहाँ पे एमटीआर टेक के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। रिलायंस इंडस्ट्री, दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री दिग्गज कंपनी है अपने सेगमेंट की। टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली ये कंपनी है। पिछले तकरीबन 10 साल में टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी ग्रोथ नहीं है, बट यहाँ से टेलीकॉम सेक्टर भी आने वाले सालों के लिए बड़ी ग्रोथ दिखा सकता है। ऑलरेडी जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं उन्होंने प्राइस हाइक ले लिया है, तो अब टेलीकॉम सेक्टर यहाँ से फ्यूचर के आने वाले सालों के अंदर कंटिन्यूसली प्राइस हाइक लेगा और वहां पे आरआईएल के लिए भी बड़ी ग्रोथ बनी रहेगी। नियोजन केमिकल एक बहुत ही बेहतरीन केमिकल कंपनी है, यहाँ पे भी 2.4 का एलोकेशन फंड ने दिया है। इन्फोएज ये एक आईटी कंपनी है, यहाँ पे 2.3 का एलोकेशन है। गेल इंडिया, दोस्तों गैस सेगमेंट में काम करने वाली बेहतरीन कंपनी है। ये भी अगर आप अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है गेल लिमिटेड, तो यहाँ पे भी 4.3 का एलोकेशन फंड ने दिया है। इन्फोसिस दिग्गज आईटी कंपनी है, यहाँ पे 2.33 का एलोकेशन फंड ने दिया है। कार्बोरंडम यूनिवर्स, दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है कैपिटल गुड्स सेगमेंट की। प्रेसिजन अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है कार्बोरंडम यूनिवर्स। दोस्तों ये एक ग्रोथ कंपनी है, बट यहाँ से इंडस्ट्रियल सेगमेंट में आने वाले सालों के अंदर फंड को बड़ी ग्रोथ दिख रही है और इसीलिए कार्बोरंडम यूनिवर्स में भी फंड ने अपना एलोकेशन लिया है। जब फेनिक्स मिल रेल सेगमेंट की कंपनी है, यहाँ पे 1.9 का एलोकेशन फंड ने दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक दिग्गज प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। उसके बाद चर्चा करें एक्सिस बैंक भी है फंड के पोर्टफोलियो में।
प्रिज्म जॉनसन सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, अगर इंफ्रा में ग्रोथ आएगी तो उसका बेनिफिट सीमेंट सेक्टर को भी मिलेगा। आरबीएल बैंक, दोस्तों पिछले तकरीबन 1-2 महीनों से आरबीएल बैंक में इशू चल रहा है, बट डेफिनेटली बेहतरीन बैंक है जहां पे फंड ने 1.7 का एलोकेशन दिया है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी दिग्गज फार्मा कंपनी है। कजारिया सीमेंट, ये अगर आप देखें रियल सेगमेंट का प्रॉक्सी प्ले है, हाउसिंग में ग्रोथ आएगी तो अगर आप देखें टाइल सेगमेंट में ग्रोथ आएगी, जहां पे काम करने वाली दिग्गज कंपनी है कजारिया सिरामिक, 1.6 का एलोकेशन यहां पे दिया है। गेटवे डिस्ट्रीपार्ट में भी 1.6 का एलोकेशन है। इक्विटास होल्डिंग, ये एक एनबीएफसी कंपनी है। आईटीसी लिमिटेड, दोस्तों एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है आईटीसी, जिसमें तकरीबन पिछले 10 सालों से कोई बड़ी ग्रोथ नहीं आई है। मार्केट में सबसे ज्यादा हेटेड स्टॉक है वो आईटीसी, और इसीलिए ये एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो यहां से बड़ी ग्रोथ दिखा सकता है। तो यहां पे भी फंड ने 1.6 का एलोकेशन दिया है। एचडीएफसी बैंक बैंकिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। आशियाना हाउसिंग, ये अगर आप देखिए हाउसिंग सेक्टर की बेहतरीन कंपनी है। एसबीआई में भी एलोकेशन दिया है। वेंट इंडिया, ये भी अगर आप देखिए एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है इंजीनियरिंग सेगमेंट की, इस पे हमने डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है। तो ये भी अगर आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आएगी तो इसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में बन सकती है। और चर्चा करें पोर्टफोलियो के बारे में, कोलगेट में भी 1.4 का एलोकेशन फंड ने दिया है। कल्पतरू पावर सेक्टर की कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, यहाँ पे भी 1.4 का एलोकेशन है। बैंक ऑफ बड़ौदा अगेन एक बैंकिंग कंपनी है। इंडियन होटल, दोस्तों पिछले तकरीबन 1 सालों से होटल कंपनी के लिए अच्छा साल नहीं रहा है, बट यहां से होटल कंपनियां भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से बहुत ही नीचे के भाव पे चल रही है। जैसे ही ये कोविड का इशू खत्म होगा उसके बाद होटल कंपनियों के लिए भी बड़ी ग्रोथ आ सकती है। तो इंडियन होटल भी एक बेहतरीन कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, यहाँ पे 1.3 का एलोकेशन फंड ने दिया है। ब्रिगेड एंटरप्राइज, दोस्तों ये भी अगर आप देखें कमर्शियल रियल एस्टेट की भारत की एक सबसे बड़ी कंपनी है, यहाँ पे 1.3 का एलोकेशन है। लुपिन फार्मा सेक्टर की कंपनी है। उसके बाद भारतीय एयरटेल, जैसे कि मैंने बताया टेलीकॉम सेक्टर भी पिछले 10 सालों से बहुत ही बड़े डाउनटर्न में चल रहा था, वहाँ से टेलीकॉम में वापस ग्रोथ आ रही है। तो भारतीय एयरटेल, जियो जैसी कंपनियां फंड के पोर्टफोलियो के अंदर है। गो फैशन, एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, वहाँ पे 1.2 का एलोकेशन है। फंड अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत आउट ऑफ द थीम भी निवेश कर सकता है, तो गो फैशन उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आईपीओ था, फंड ने अप्लाई किया और वहाँ पर उनको एलोकेशन भी मिल गया। अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल की बड़ी कंपनी है, अगर इंफ्रा में ग्रोथ आएगी तो कमर्शियल व्हीकल में भी ग्रोथ वापस आ सकती है, तो अशोक लेलैंड उसका एक बेहतरीन प्ले हो सकता है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे भी 1.2 का एलोकेशन है। इसाब इंडिया, ये भी वेल्डिंग सेगमेंट में काम करने वाली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, अच्छा खासा इसको प्रीमियम भी मार्केट में मिलता है वैल्यूज के हिसाब से, फिर भी फंड ने यहाँ पे एलोकेशन दिया है 1.2 का, क्योंकि यहाँ से ग्रोथ आएगी तो ये जो कंपनियां हैं वेल्डिंग की कंपनियां, उनके लिए भी ग्रोथ बरकरार रहेगी, तो उसी को ध्यान में रख के फंड ने यहाँ पे एलोकेशन दिया है। एनएमडीसी, ये भी अगर आप देखें मेटल सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, यहाँ पे 1.1 का एलोकेशन फंड ने दिया है। दोस्तों इसके अलावा भी कई सारी कंपनियां फंड के पोर्टफोलियो में है, आप इस फंड की फैक्ट शीट डाउनलोड करके डिटेल में पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तकरीबन 90% एलोकेशन इक्विटी में दिया गया है, 67 कंपनियां हैं, तो एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है। टॉप 10 कंपनी में एलोकेशन है तकरीबन 26% का। दोस्तों तकरीबन 85% डोमेस्टिक कंपनियों में एलोकेशन है, और थोड़ा बहुत इंटरनेशनल फंड में भी फंड ने अपना निवेश किया है। अल्फाबेट जैसी, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां भी फंड के पोर्टफोलियो के अंदर है, तो थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ये फंड आपको प्रोवाइड करता है। मार्केट कैप वाइज चर्चा करें तो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है। लार्ज कैप तकरीबन 37% एलोकेशन रखते हैं, मिड कैप तकरीबन 13%, स्मॉल कैप तकरीबन 30% का एलोकेशन रखते हैं, और इंटरनेशनल इक्विटी में भी थोड़ा बहुत एलोकेशन फंड ने दिया है, और थोड़ा बहुत कैश भी है फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए। दोस्तों करंटली फंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में ओवरवेट है, जिसमें कई सारी बैंकिंग कंपनियां आपने इस फंड के पोर्टफोलियो में देखी। बैंकिंग सेक्टर पिछले तकरीबन 5-6 सालों से एनपीए के इशू से गुजर रहा था, वो खत्म हुआ तो उसके बाद कोविड का इशू आ गया, बट यहां से दोस्तों बैंकिंग में बैलेंस शीट क्लीन हो चुकी है कई सारे बैंकों की, और वहां पे अगर आप देखिए क्रेडिट ग्रोथ जैसे ही वापस आएगी, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए यहां से आने वाले 3-4 साल बड़ी बेहतरीन रह सकते हैं। तो यहां पे फाइनेंशियल सेक्टर में फंड ने बड़ा एलोकेशन दिया है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, ये भी एक बड़ी थीम आने वाले 5 सालों के लिए बन सकती है, वहां पे भी फंड ने एलोकेशन है। आईटी सेक्टर में भी एलोकेशन है तकरीबन 9% का। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी फंड ने तकरीबन 8% का एलोकेशन दिया है। कंज्यूमर गुड में तकरीबन 7.5 का एलोकेशन है। कंज्यूमर सर्विस में तकरीबन 6.6 का एलोकेशन है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, फार्मा सेक्टर, पावर सेक्टर, तो हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फंड ने अपना एलोकेशन दिया है। कई सारी कंपनियां सेक्टर सिलेक्ट की गई है जो बड़ी ग्रोथ दिखा सकती है फ्यूचर में। तो टॉप डाउन अप्रोच के साथ साथ बॉटम अप अप्रोच, दोनों के दोनों अप्रोच ये फंड फॉलो करता है। दोस्तों चर्चा करते हैं अब
इस फंड के फंड मैनेजर के बारे में। इनका नाम है दिनेश बालाचंद्रा। 2018 से ये फंड को मैनेज कर रहे हैं। 17 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। इन्होंने सबसे पहले बीटेक किया था आईआईटी मुंबई से, उसके बाद इन्होंने एमएस डिग्री ली एमआईटी से, और इसके अलावा ये सीएफए भी हैं, तो एक बहुत ही बड़ा इनके पास एक्सपीरियंस है। पहले ये काम करते थे फिडिलिटी, जो यूएस की एक दिग्गज फाइनेंस की कंपनी है, वहां पे उन्होंने बहुत साल अपनी सेवा दी, और उसके बाद अगर आप देखें 2012 में इन्होंने एसबीआई म्यूचुअल फंड को ज्वाइन किया। तो तकरीबन पिछले 10 सालों से एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ ये जुड़े हुए हैं, और अब ये एसबीआई म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ रिसर्च भी हैं, और इनके पास बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। डेट साइड भी इनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और इक्विटी साइड भी इनके पास बेहतरीन एक्सपीरियंस है। तो एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रखने वाले फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करते हैं, और यहाँ से इस फंड को वो आगे भी नए ऊंचाइयों के लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ से एसआईपी करनी हो, लमसम करनी हो, तो एक बेहतरीन फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। इस फंड में निवेश करने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन फंड है जिसके बारे में बहुत ही कम चर्चा होती है। तो एक अनुरोध रहेगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, नए इन्वेस्टर के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो अभी से ही लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी स्टार्ट करें। इसके साथ साथ एक अनुरोध रहेगा, इस चैनल को आप ग्रो करने में सहायता कीजिए। इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।